नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम देश की बात में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। जम्मू कश्मीर के शोपियां के जैनापोरा इलाके के बड़ी गांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है। सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। बता दें कि सुरक्षा बलों ने पहले 2 आतंकियों को ढेर किया और उसके बाद खबर आई कि 2 और आतंकियों को सुरक्षा बलों के द्वारा ढेर कर दिया गया। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकी लगातार साजिशों को अंजाम दे रहे हैं। घाटी में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की तरफ से भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। अलग अलग जगहों पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। इसी के चलते आतंकी बौखलाए हुए हैं और इस तरह के हमलों के जरिए अपनी साजिशों को अंजाम दे रहे हैं। इसी वजह से घाटी में आतंकियों की ये नापाक साजिश लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं मुठभेड़ की जगह पर जा रहे 2 जवान सड़क हादसे में शहीद भी हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर पुष्पार्पण कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी के लखनऊ के हजरतगंज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पार्पण और माला अर्पित की। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, राज्य स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण, डॉक्टर महेंद्र सिंह, लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया भी मौजूद थीं। इस दौरान सीएम ने अपना संबोधन भी दिया। जब भारत 135 करोड़ का भारत एक स्वर से बोलेगा, दुनिया में उसकी ताकत होगी। जब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की एक आवाज होगी, उसमें एक ताकत होगी। और यही तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चाहते थे। हम उस ताकत को एक ऐसा समाज बनाएं जहां भेदभाव के लिए, छुआछूत और अस्पृश्यता के लिए कोई जगह न हो, अन्याय अत्याचार के लिए कोई जगह न हो, शोषण के लिए कोई जगह न हो। अनेक कार्यक्रम जो इस समय चल रहे हैं प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में, जहां पे जिसका घर है, ड्रोन सर्वे से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उस स्थान का जमीन का पट्टा ससम्मान उसके नाम पर उपलब्ध करवा दो। यही तो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में उसे उसका हक दिलाने का काम सरकार कर रही है। आर्थिक रूप से स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए कहीं पर एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से, कहीं पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से। दिल्ली के सभी स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस आज से बाबा साहेब अंबेडकर जी के नाम से जाने जाएंगे। इस पर दिल्ली के सीएम का कहना है कि भविष्य में इन्हीं स्कूलों से पढ़कर बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनेंगे। यही तो बाबा साहेब का सपना था। मुझे खुशी है कि हम उनके सपनों को उनकी मंजिल की तरफ लेकर जा रहे हैं। देश के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, दुनिया के लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आज एक अनूठे तरीके से हमने उन्हें श्रद्धांजलि दी है दिल्ली के लोगों ने। जो दिल्ली सरकार के सबसे शानदार स्कूल हैं, स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, 30 स्कूल हैं हमारे। इन 30 के 30 स्कूलों को हमने बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे शुरू किया है। अब ये स्कूलों का नाम स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस नहीं होगा, इनका नाम होगा डॉक्टर BR अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस। तो बाबा साहब अंबेडकर ने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व शिक्षा को दिया था और उनका सपना था कि गरीब से गरीब बच्चे को भी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। दिल्ली के अंदर हमने शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। तो आज उनके जन्मदिन के अवसर पे हमने इन सभी स्कूलों का नाम उनके नाम पे रख के एक तरह से उनको श्रद्धांजलि दी है। और उस पर हम नज़र रखे हुए हैं। हॉस्पिटलाइजेशंस नहीं बढ़ रहे और अभी चिंता करने की किसी जरूरत नहीं। बच्चों में कोरोना पॉजिटिव होने की बात सामने आई है। साउथ दिल्ली का कोई स्कूल है। अभी चिंता करने की किसी तरह की बात नहीं है। अगर कुछ भी होगा तो हम स्थिति पे नजर रखेंगे। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 131वीं जयंती है। उनकी जयंती पर देश भर में उन्हें याद किया जा रहा है। तो वहीं हिमाचल की राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान स्थित अंबेडकर चौक पर संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनकी प्रतिमा पर फूल माला अर्पित किए।
तो वहीं इस दौरान केक भी काटा गया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, महापौर सत्या कौंडल, उप महापौर शैलेंद्र चौहान, शिमला आयुक्त आशीष कोहली भी मौजूद रहे। भारत रत्न और भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज पुण्य जयंती है और हमारे लिए ये बहुत बड़ा विषय है पूरे देश के लिए कि देश के संविधान की जब रचना की बात आई, लिखने की बात आई, बनाने की बात आई, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया गया। बहुत मुश्किल कार्य था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्होंने इस कार्य को बहुत बेहतर ढंग से किया है और आज पूरा देश में जो संविधान जो लागू है, जिसका हम सब लोग पालन करने की दिशा में आगे बढ़ करके काम करते हैं, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक बहुत बड़ी देन है। शिक्षा के क्षेत्र में उनने एक नहीं अनेक उपाधियां हासिल की। गरीब परिवार से संबंध होने के बावजूद भी उनने शिक्षा का उच्च स्तर जहां तक वो जा सकते थे, एक नहीं अनेक विषय में वो अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बीजेपी के महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब के प्रति समर्पण नहीं दिखाया, लेकिन बीजेपी के राज में उन्हें 29 साल बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया। के जीवन को अगर हम देखें तो कांग्रेस सरकार ने आज़ादी के बाद अनेकों ने महापुरुषों ने जिन्होंने आज़ादी में भाग लिया है, उनके जीवन को किसी प्रकार से इस पर बंद करके रखा ताकि उनके जीवन में नहीं मालूम पड़े। मैं एक डॉक्टर अम्बेडकर ही नहीं, उसमें देखें तो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, शहीद भगत सिंह है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, मौलाना आज़ाद है। ऐसे सभी लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के बारे में जितना उनके बारे में वर्णन करना चाहिए था उतना वर्णन नहीं किया गया, जिसके कारण से आपने देखा होगा डॉक्टर अंबेडकर जी दलितों के ही नेता बनकर रह गए। और उसके लिए मैं समाज के अनेक लोगों का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। लेकिन मोदी जी के कार्यकाल से पहले जब हमारी गैर भाजपा सरकार बनी थी, आपको मालूम होगा, और गैर कांग्रेस सरकार बनी तो आपको मालूम होगा, डॉक्टर अंबेडकर जी को सबसे पहले 39 वर्ष बाद भारत रत्न दिया गया। गैर कांग्रेस सरकार भी अपना समर्पण दिखा सकते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं किया। उस भूमि को खरीदकर आज वहाँ पे बहुत बड़ा संग्रहालय बनाने का कार्य चल रहा है। आदरणीय आप सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जी के माध्यम से 100 बच्चे वहाँ पे प्रतिभावान वहाँ जाते हैं, उनको शिक्षा देने का कार्य भी हमारी सरकार करती है। दीक्षा भूमि का निर्माण हो, ऐसे ही दिल्ली के अंदर 26 अलीपुर है, परिनिर्वाण दिवस है। ऐसी चेत भूमि आपने देखा होगा ना, सबकी समाधियाँ आपको मिल जाएंगी, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की समाधि कहीं पर नहीं मिलेगी। ये श्रेय अगर किसी को जाता है, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है कि जिन्होंने बॉम्बे के अंदर जिस समय उनकी जहाँ पे मृत्यु हुई थी, 26 अलीपुर रोड परिनिर्वाण दिवस जहाँ पे हम मनाते दिन है वो मनाते हैं, जहाँ से उनकी डेड बॉडी को ले जाने के लिए दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया 2 दिन, बल्कि वो इंतजार करते हैं कि दिल्ली में कहीं उनका अंतिम संस्कार होगा। दादर में समुद्र के किनारे बॉम्बे में वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। और हमारी शिवसेना अलायंस की सरकार बनी थी, आदरणीय गडकरी जी उस समय मंत्री थे, तो उन्होंने जाके वहाँ पर चेत भूमि पे छोटा सा एक भूमि को बना के वहाँ पे एक स्थान सा बनाया गया था। लेकिन आज मैं गौरव से कह सकता हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर वहाँ पर हिंदू मिल बंद कर 10 एकड़ के अंदर वहाँ बहुत बड़ा डॉक्टर अम्बेडकर। करौली हिंसा मामले पर बोलते हुए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कानून का राज नहीं रहेगा तो सबको भुगतना पड़ेगा। एक ना एक दिन आज जो खुश हो रहे हैं, हो सकता है कि उनको भी भुगतना पड़े, क्योंकि कानून के राज से ही देश चलता है, प्रदेश चलते हैं, शासन चलता है। उसकी धज्जियां ये लोग उड़ा रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है। ये किसने अधिकार दिया आपको? ये अधिकार तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास भी नहीं होता है कि आप बिना कोई तफ्तीश के, बिना किसी को दोषी ठहराए हुए आप जाके किसी का मकान तोड़ दो। आप बताइए क्या बीतती होगी जो निर्दोष भी है उसके अंदर। एक तो हमें कहते हो करौली के अंदर निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं,
और एक तरफ क्या वो निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, क्या राजस्थान सरकार जाके उनके मकान को, क्योंकि अरेस्ट हो गए हैं, उनके मकान को बुलडोजर चला दो उस पर। एक आप बताइए, बुलडोजर चलाना, मकान को ध्वस्त करना पूरा जहाँ वो रहते हैं, क्या बीतती होगी। कल रात को मैं देख रहा था टीवी, क्या क्या मकान किस रूप में गिराए गए हैं, क्या वो रो रहे थे, गरीब लोग थे वो। और आपने कह दिया कि तो उनके नाम आ गए अभियोग के अंदर, अभियुक्त बन गए, मकान गिरा रहे हैं। ये अधिकार किसी के पास नहीं, ये अधिकार सिर्फ कानून के पास नहीं। कानून अपना काम करे, उसके अंतर्गत आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं। कानून का राज नहीं रहेगा तो सबको भुगतना पड़ेगा एक न एक दिन। आज जो खुश हो रहे हैं ना, हो सकता है उनको भी भुगतना पड़े, क्योंकि कानून का राज से देश चलता है, प्रदेश चलते हैं, शासन चलता है। उसकी धज्जियां उड़ा रहे लोग, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है। जुडिशरी पे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सब छापे पड़ रहे हैं। क्या हो रहा है देश का? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर दलितों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान वीरेंद्र कुमार ने कहा कि आज साल 2022-23 के बजट में दलितों के विकास के लिए खास प्रावधान किया गया है। सरकार का फोकस है कि समाज का हर वर्ग आगे बढ़े। पहली बार और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की और जयंती के समय पे वहाँ पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो 125वीं जयंती के अवसर पर आप सभी को याद होगा, सरकार के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 125 रुपये का और 10 रुपये का और सिक्का जारी किया गया था, ताकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के योगदान को लोग जो है ना उसको याद कर सकें। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ही प्रयासों का परिणाम है कि आज हमारी केंद्र की सरकार एक और जहां SC ST जो हमारी महिला उद्यमी हैं, इन महिला उद्यमियों को अपना काम प्रारंभ करने के लिए और स्टैंड अप योजना के अंतर्गत उनको कम ब्याज की दर पर उनको पैसा दिलाया जा रहा है। उसके साथ ही साथ और जो हमारे अनुसूचित जाति समाज के हमारे युवा उद्यमी हैं, इनको डिक्की के माध्यम से ये न केवल अपना काम प्रारंभ करें, बल्कि काम प्रारंभ करके नौजवानों को रोजगार देने की दिशा में भी उस काम को आगे बढ़ा सकें। और अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए अगर हम शिक्षा के लिए अगर हम बात करें तो पहले बजट सिर्फ 1100 करोड़ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में 2021 में इसे बढ़ा करके और 6000 करोड़ रुपया कर दिया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दलितों को जॉब क्रिएटर बनाने का जो संकल्प लिया है, आज वो हम डिक्की के माध्यम से हम देख रहे हैं उसको आगे। अनुसूचित जाति के छात्रों की जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति है, इस छात्रवृत्ति में भी एक बड़ा बदलाव किया गया और इसमें 60-40 का रेशो निर्धारित किया गया। सारे के सारे जो विद्यार्थी हैं उनके डेटाज इकट्ठे करके डाटाबेस उसकी जानकारी राज्यों से मंगा करके 60% वो जो छात्रवृत्ति की राशि है वो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी और 40% राज्य सरकारों के द्वारा दी जाएगी। पहले कई बार देखने में ये आता था कि छात्रवृत्ति पहुंच जाती थी, संस्थानों को जाती थी और लंबे समय तक छात्रों को नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब वो DBT के माध्यम से उन विद्यार्थियों के खाते में सीधी यहाँ से डाली जाएगी। हम 60% राशि यहाँ पहुँचाएंगे और 40% राज्य सरकार देगी। राज्य सरकार अपनी जैसे उन बच्चों के खाते में स्कॉलरशिप की राशि डालेगी, हम यहाँ से एक बटन दबाएंगे और 60% राशि एक साथ सारे विद्यार्थियों के खाते में वो DBT के माध्यम से वहाँ पर पहुँच जाएगी। केंद्र सरकार ने 2022-23 के लिए जो बजट के लिए इसके लिए प्रावधान किया, 3.61% SC के लिए और 2.36% ST के लिए ये प्रस्तावित की है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जहां 50% से ज़्यादा आबादी अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की होती है, ऐसे लगभग 27,000 गांव और इसमें 2024-25 तक उनका कायाकल्प करने के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्य सरकारों के द्वारा दलितों के लिए जो सब प्लान बनाया गया है, उस सब प्लान में भी केंद्र सरकार 100% की राशि का योगदान उसमें करती है। और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच का ही परिणाम है कि हम हमारा जो अनुसूचित जाति का जो हमारा समाज है, इस समाज को न केवल शिक्षा के रूप से बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिविंग के माध्यम से हम अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की जीवन पद्धति में, उनकी जीवन शैली में किस तरह से हम उसमें सुधार ला सकते हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके लिए उज्ज्वला योजना, उसके लिए उजाला योजना, उसके लिए मुद्रा योजना
और ऐसी सारी योजनाओं के माध्यम से हमारे अनुसूचित जाति समाज को उनको समृद्ध करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जब ये समाज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केटीएस तुलसी ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की संपत्ति पर ईडी की कार्रवाई को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस समय मैं देख रहा हूं कि केंद्र सरकार ईडी के रेड से संपत्तियों को जब्त कराकर सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पर काम कर रही है। 5 properties belonging to Nawab Malik, and on other hand Shiv Sena said that the BJP is trying to destabilize the government in Maharashtra. How do you see it? See, looking at the timeline, the stage at which they have raided and attached the properties only smacks of the purpose. Ulterior motive is to destabilize the government, and the central government shouldn't use these agencies for political partisan. बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से अब बीजेपी बौखलाई हुई है। बीजेपी के कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगने लगा है कि बीजेपी कुछ नहीं करेगी। बढ़ती लोकप्रियता से घबरा के जिस तरह से बीजेपी अब बौखलाई हुई है, जिस तरह से छटपटा रही है और वो आम आदमी पार्टी के ऐसे लोगों को भी पार्टी में शामिल कर रही है जिनको पार्टी खुद निकालना चाह रही थी, वैसे में बीजेपी के जो सीरियस कार्यकर्ता हैं, जो सोचते थे हिमाचल के लिए कुछ हो, उनको भी अब लग रहा है कि अब उनकी पार्टी कुछ नहीं करेगी, तो वो अब बड़ी संख्या में छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बिखर चुकी है। वहाँ पे हरमेल धीमान भारतीय जनता पार्टी के वहाँ 30 साल पुराने नेता हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। उन्होंने हरमेल धीमान जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एससी विंग संभाला है, हिमाचल में भी संभाला है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी एससी विंग संभाल। उम्मीद नहीं है कि हिमाचल के लिए वो कुछ करेगी। वहाँ पूरी तरह से बिखर गई है उनके पार्टी की उम्मीद, हिमाचल के लोगों की उम्मीद पूरी तरह से टूट गई हैं। 1000 लोग और वहाँ पे शामिल होंगे और जिस तरह से पंजाब में और दिल्ली में स्कूल में, अस्पताल में काम हुआ है, बिजली पे काम हुआ है, वैसे ही सरकार बनाने के लिए अब हिमाचल के लोग और ये लोग जो अब और अलग अलग पार्टियां छोड़ के आ रहे हैं और ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी से निराश होकर आ रहे हैं, सब मिलके एक नए हिमाचल की इबारत लिखना शुरू करेंगे। ये बस हिमाचल प्रदेश में शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने आज रेणुका विधानसभा क्षेत्र बोरली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी बोरली सियूं सड़क का लोकार्पण किया। इस सड़क निर्माण पर करोड़ों रुपए की राशि खर्च की गई है। सड़क का उद्घाटन करने के बाद सांसद सुरेश कश्यप ने संगडाहा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सांसद सुरेश कश्यप ने देश और प्रदेशवासियों को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की बधाई दी और कहा कि आज इस खास दिन के अवसर पर 79 परिवारों को आश्रय योजना के तहत स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए हैं और 17 परिवारों को पहली किश्त जारी की गई है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर आज जो हमारा रेणुका विधानसभा क्षेत्र के संगडाहा में भी इसका भव्य आयोजन किया गया है। मैं ऐसे अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब के चरणों में सादर नमन करता हूं और पूरे प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आज इस कार्यक्रम के तहत जहां हमने 79 परिवारों को आश्रय योजना के तहत स्वीकृति प्रदान की, वहीं 17 परिवारों को जो है प्रथम किस्त भी यहां पर दी गई है। इसी प्रकार हमारा बेटी अनमोल योजना के तहत भी 1 दर्जन के करीब बहनों को जो स्वास्थ्य किट है
उसको दिया गया। और आज यहाँ पर जहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को याद किया गया, उनकी चित्र को फूलमाला के साथ सुशोभित किया गया, सह भोज का भी आयोजन किया गया है। इस अवसर पर फिर से मैं सभी को बधाई देते हुए, आज क्योंकि बैसाखी का त्यौहार भी है, मैं बैसाखी त्यौहार की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज भगवान महावीर जी की जयंती है, इस अवसर पर भी मैं सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हम सबके लिए खुशी का दिन है। बहुत सारे पर्व आज पूरे देश भर में, चाहे उसको विशु कहें, पोंगल कहें या कई नामों से, आज का दिवस बैसाखी के नाम से अनेक स्थानों पर मनाया जा रहा है। आज के दिवस की मैं सभी को बधाई देते हुए, और जिस प्रकार से हमारी सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पूरे प्रदेश और देश का विकास किया। रेणुका विधानसभा क्षेत्र में भी चौमुखी विकास इस दौरान हुआ है। आज विभिन्न उद्घाटन और शिलान्यास इस अवसर पर हम करने जा रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि विकास की मुख्य धारा में रेणुका भी आज कहीं पीछे नहीं है। पूरे प्रदेश के साथ रेणुका भी आगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कई विभागों की तरफ से की जाने वाली 100 करोड़ रुपए से अधिक के सामान और वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 3 एजेंडे रखे गए, जिसमें शिक्षा विभाग के 2 और बिजली विभाग का 1 एजेंडा शामिल है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि सरकार बच्चों को सिम के साथ टैबलेट देगी, जिसमें बच्चों को पढ़ाई के लिए 2 GB डेटा मिलेगा। वहीं ये टैबलेट बांटने की शुरुआत 5 मई को रोहतक से की जाएगी। विभाग के 2, एक तो सिम की खरीद हमने करनी थी और एक पहल की। तो सिम के मामले में हमारा रेट फाइनल हो गया, और उसमें हमने एयरटेल को और जियो को 2 को ऑर्डर दिया, और 60% एयरटेल को और 40% हमने जियो को ऑर्डर दिया, और ये जल्दी उपलब्ध हो जाएंगे। पहल का भी जो हमारा था ऑर्डर, उसमें भी हमने जो 3 सब्जेक्ट थे हमारे इंग्लिश, मैथ और सोशल स्टडी, उसका हमारा फाइनल हो गया, और मैथ का भी जल्दी अभी कुछ देर में फाइनल हो जाएगा। तो ये जो हमने शुरू किया कि हम जो टेबलेट देने जा रहे हैं 10वीं, 11वीं, 12वीं, 5 तारीख को हम देने इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी रोहतक से इसकी शुरुआत करेंगे, और पूरे देश में शायद हम पहले ही ऐसे स्टेट हैं जो पूरी सुविधाएं, सारी सुविधाओं के साथ उनको दे रहे। सिम भी हम दे रहे, पहल भी हम दे रहे, और उसके साथ ही 2 GB डाटा भी उनको फ्री स्टूडेंट को दे रहे। ऐसे स्टेट तो बहुत हैं जिन्होंने मोबाइल दिए या टैबलेट दिया, लेकिन इस प्रकार की सारी सुविधाएं देने वाला हरियाणा पहला स्टेट है। देखिए, अब जिस तरह के लोग हैं ना जी, जिस प्रकार का व्यवहार है, वो सारा का सारा भी आपको और भी बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। कहीं कोई छोटी सी चीज मिलेगी, उसका वीडियो बनाएंगे, दिखाएंगे, इस प्रकार से। जैसे अभी कल जगाधरी के एक स्कूल का उन्होंने किया कि एक जो बंद पड़ा था उसका उन्होंने वीडियो बनाया और डाल दिया। अब उसके बाद हमने स्कूल का भी डाल दिया। अभी 4 करोड़ रुपए हमने स्कूल में वहां दिए भी हैं, हॉल बनाने के लिए और दूसरी सुविधाओं के लिए दी। तो इस प्रकार का झूठ फैलाने का उनका पूरा प्रयास है, और उनकी सारी राजनीति जो है इस प्रकार के झूठ पे ही टिकी हुई है। लेकिन यहाँ पे सरकार जो काम एजुकेशन, जब कैंडिडेट से ही पैसे लेके टिकट देंगे तो फिर भ्रष्टाचार का खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार तो उस दिन शुरू होगा जिस दिन टिकट दिया। आप जाके पता कर लो, पंजाब में जाके पता कर लो, सरेआम किसी से भी, आम आदमी से पूछ लो, वहां पर जाके टिकट बिकने लग रहे, और उसके बाद वो व्यक्ति कहे कि भ्रष्टाचार खत्म। पंजाब के अधिकांश हिस्सों में गेहूं की आवक बढ़ने से राज्य की खरीद एजेंसियों ने राज्य में खाद्यान्न की खरीद और एमएसपी के भुगतान के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि 13 अप्रैल को गेहूं की कुल खरीद 17 लाख टन तक पहुंच गई, जो पिछले 15 साल में अब तक का सबसे अधिक है। उन्होंने आगे कहा कि इस वर्ष राज्य सरकार ने अब तक किसानों के बैंक खातों में सीधे 828 करोड़ रुपए की एमएसपी का भुगतान किया है, जो अब तक का सबसे अधिक भुगतान है। उन्होंने कहा कि विभाग की तरफ से 871 करोड़ रुपए के अतिरिक्त भुगतान को भी मंजूरी दे दी गई है, और शनिवार को बैंक खुलते ही यह राशि किसानों के खातों में जमा कर दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि 14 से 15 अप्रैल तक बैंक अवकाश होने के कारण कोई भुगतान संभव नहीं होगा। गेहूं की बढ़ती वैश्विक मांग पर उन्होंने कहा कि पंजाब में अब तक 1 लाख टन गेहूं की रिकॉर्ड निजी खरीद हो चुकी है, जो पिछले वर्षों में इस तारीख को हुई खरीद से कहीं अधिक है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हर गुजरते दिन के साथ व्यक्तिगत खरीदारी बढ़ रही है।
राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती के बाहर किए जाने से हरियाणा के पहलवानों को बहुत बड़ा झटका लगा है। इस फैसले से पहलवान और कोच काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। पहलवानों का कहना है कि कुश्ती हरियाणा की शान है और वह सभी पहलवानों के रग रग में बसी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता कोई भी हो, कुश्ती के खेल में ही सबसे ज्यादा पदक हरियाणा ने जीते हैं और हरियाणा के पहलवानों में एक जुनून भी है। इसी के तहत अभी तक सबसे ज्यादा पदक कुश्ती में ही आए हैं। 2026 में विक्टोरिया राज्य के अंदर होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती का सामना करना एक बहुत बड़ी गलती है। हरियाणा के गृह मंत्री ट्वीट कर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हरियाणा की शान कुश्ती और तीरंदाजी को राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर करना दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रमंडल खेल संघ को इस पर फिर से विचार करना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।